हे फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया वाज इन कंप्लीट डिस्ट्रेस। मतलब जब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो इकोनॉमिक कंडीशन थी इंडिया की वो बहुत खराब थी। बीइंग अ टिपिकल केस ऑफ कॉलोनिकल इकोनॉमी, उस टाइम पे जो इंडिया थी वो एक कॉलोनिकल इकोनॉमी थी और इसका मेन पर्पस था कि सर्व करना डेवलपमेंट। इसका मेन जो पर्पस था कि वो अपने डेवलपमेंट को ना देखकर डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन लैंड्स की तरफ मोटिवेटेड थी। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रीज थी उनका बहुत बड़े रूप से स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन हो रहा था। और यहाँ पे जो स्टेट थे इवन मार्जिनल बहुत कम रूप से रोल प्ले करते थे। अब देखिए, ड्यूरिंग द हाफ ऑफ द सेंचुरी बिफोर द इंडियन बिकेम इंडिपेंडेंट द वर्ल्ड हैविंग एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट। अब देखिए, अब 20 सेंचुरी की हाफ में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई तो वर्ल्ड जो ऑल ओवर वर्ल्ड था उन्होंने डेवलपमेंट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे बहुत फोकस कहा। तो उस टाइम पे जो स्टेट के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी कि हाउ दे डेवलप देयर नेशन। विद द सेम हैपनिंग इन यूनाइटेड यूके, और इसी प्रकार से सेम थिंग हैपन हुई यूके में, यूनाइटेड किंगडम्स में। तो दोस्तों, जो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हुआ इसके पीछे का राज क्या था, व्हाट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, देयर वाज नॉट ओनली यूनिलैटरल ट्रांसफर। इतनी कंडीशन खराब थी, यहाँ पे सिंगल ट्रांसफर भी नहीं चल रहा था। मतलब यहाँ यहाँ पे कॉलोनिकल स्टेट्स के द्वारा जो कैपिटल था वो ब्रिटेन को भेजने के साथ साथ यहाँ पे अनइक्वल एक्सचेंज किया जाता था, जहां से इंडियन का ट्रेड और कॉमर्स बिल्कुल तरफ से फिनिश हो गया था। जो इंडिया की हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो भी बिल्कुल खत्म पे थी। The colonial state practice policies which great impedance in the process of development of the country। अब देखिए, जो कॉलोनिकल स्टेट थे उनको ऐसी पॉलिसीज प्रैक्टिस कराई जा रही थी जिसकी उनका डेवलपमेंट बिल्कुल रुक सा गया था। A colonial rule the economic vision of the state has to increase the Indian capacity to export primary products। अब जो इंडिया की जो इंडियन एज अ कॉलोनिकल स्टेट, इनका जो मेन इकोनॉमिक विजन था कि इतना अमाउंट में प्रोड्यूस करना प्राइमरी प्रोडक्ट कि ये इसको एक्सपोर्ट कर सके ब्रिटिशर्स को, और फिर ब्रिटिशर्स इन्हीं एक्सपोर्ट मटेरियल को मैन्युफैक्चर करते थे इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, और ये फिर से अपने देश में लाते थे, उसको सेल करते थे और एक रेवेन्यू कमाते थे बढ़िया सा। और इसी प्रकार से यहाँ की जो वेल्थ थी वो बाहर जाके ड्रेन हो रही थी, और ये रेवेन्यू को बेसिकली डिफेंस में यूज करते थे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो बेसिकली 17% पीपल थे वो लिटरेट थे, मतलब लिटरेसी थे, पढ़े लिखे थे। और उस टाइम जो एवरेज बर्थ थी दैट इज 32.5 ईयर्स एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ। ठीक है, द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाज ऑल टुगेदर अप नियर द स्टैग्नेशन। अब देखिए, जो इंडिपेंडेंस से पहले का पीरियड था वो एक प्रकार का स्टैग्नेशन का पीरियड था, मतलब इंडिया को लूटा जा रहा था और वहां पे ग्रोथ और डेवलपमेंट कुछ भी नहीं था। इतना यहाँ तक स्ट्रक्चर जो प्रोडक्शन की लाइन होती है उसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है गुड्स का वो बहुत ही डिक्रीज हो गया इंडिया में। इनफैक्ट जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में केवल 2% ईयर वाइज प्रोड्यूस हो रहा था इंडिया के अंदर। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इकोनॉमिक कंडीशन से मच अवेयर थे। उनको चाहिए था कि एक प्रकार की ऐसी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की जाए जो इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करे। तो इस लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि स्टेट और गवर्नमेंट को पूरी अथॉरिटी दे दी गई थी कि वो डेवलपमेंट को कंट्रोल करें। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करता है पब्लिक सेक्टर। अब देखिए, और देश में उस टाइम जब देश आजाद हुआ तब बहुत ही जरूरी था कि हैवी इंडस्ट्रीज का सेटअप करें, लेकिन कैपिटल ना ही पब्लिक सेक्टर के पास था ना ही गवर्नमेंट के पास था। अब इसी प्रकार से वहां यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बहुत कमी थी, क्योंकि देश अभी भी आजाद हुआ है तो कौन सा फॉरेन कंट्री यहाँ पे इन्वेस्ट कर देगा। द नीड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वंस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। अब देखिए, जैसे ही इंडिया आजाद हुआ तो यहाँ पे एक प्रकार से इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हो गई पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय पीएमएफ, दैट इज प्राइम मूविंग फोर्स, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। मतलब इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका रहा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, एवरी इकोनॉमी हैज एम्ड द डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेशनल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हर इकोनॉमी का बेसिक जो एम होता है कि वो ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके अपना डेवलपमेंट करे। अब देखिए, अब ये इकोनॉमी में किस चीज को प्रायोरिटी दे रही है ये डिपेंड करता है एक टाइम फ्रेम पे। जैसे कि अवेबिलिटी एंड नॉन अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट ओनली इशू। अब देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि अवेबिलिटी और जो नॉन अवेबिलिटी होती है कुछ देशों के पास
नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, कुछ के पास नहीं है। तो अवेबिलिटी और नॉन अवेबिलिटी जो रिसोर्सेज की है वो नहीं डिसाइड करती है किसी की इकोनॉमी को, कि वो एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी होगी क्या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होगी प्राइमरी मूविंग फोर्स में। लेकिन कुछ हद तक सोशल पॉलिटिकल कंपल्सन और ऑब्जेक्टिव्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द पॉलिटिकल लीडर सेलेक्टेड इंडस्ट्री एज अ लीडिंग फोर्स ऑफ इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब देखिए देश की आजादी के बाद जो बेसिकली पॉलिटिकल लीडर थे उन्हीं ने डिसाइड किया कि इंडिया का पीएमएफ किस पे बेस्ड होगा, एग्रीकल्चर पे बेस्ड होगा कि इंडस्ट्री पे बेस्ड होगा। ठीक है, 1930s में जो डोमिनेंट ग्रुप था नेशनलिस्ट ने, उनको भी एक इकोनॉमिक प्लानिंग करनी थी, इसलिए उन्होंने सेटल किया नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938। अब उसके कुछ बेसिक रिकमेंड, तो दोस्तों बेसिकली जो हमारी नेशनल प्लानिंग कमेटी है वो स्थापित हुई 1938 में। उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर करीबन जीरो थे और उससे रिलेटेड फैसिलिटीज में देश में नहीं थी, जैसे कि पावर, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए जब उससे रिलेटेड फैक्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं थी तो उसकी फैक्ट्रीज भी नहीं होंगी, जैसे आयरन, स्टील, सीमेंट थी लेकिन बहुत ही कम हद तक थी। और उसी के साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं था। अब यहाँ पे लैक ऑफ स्किल वर्कर्स भी नहीं थे जो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करें। इसी के साथ साथ यहाँ पे अंतरप्रेन्योरशिप की जो माइंडसेट होता है पीपल के पास नहीं था। इसी के साथ साथ जो इंडस्ट्री से प्रोड्यूस हुआ गुड्स को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर मार्केट भी नहीं थी। तो इन सब कंडीशन में इंडिया के पास सिर्फ सिंगल चॉइस पर बचती है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरी मोटिव फोर्स के रूप में, इकोनॉमी के रूप में एक्सेप्ट करें। ठीक है, क्यों एक्सेप्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल कि द कंट्री हैज अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फर्टाइल लैंड। अब जो इंडिया है यहाँ पे बहुत सारा फर्टाइल लैंड है जो कि बहुत सही है कल्टीवेशन के लिए, और फर्टाइल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नॉलेज करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द आईएमएफ एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए एंड जय श्री राधे दोस्तों।